हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट अक्सर बीमारी के इस स्टेज पर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि ज़्यादा कुछ उनको बचाने के लिए कभी-कभी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टेज में पैलिएशन का बड़ा रोल होता है। पैलिएशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब बीमारी को हम क्योर नहीं कर सकते, तो पेशेंट की लास्ट की लाइफ या उसके अंतिम कुछ दिनों में उसकी प्रॉब्लम्स को कम करना, उसके सिम्पटम्स को कम करना, उसकी लाइफ को कुछ बेटर बनाना और हो सके तो उसे प्रोलॉन्ग करना, ये जो थेरेपी की जाती है इसे पैलिएशन बोलते हैं। या बेसिकली इंटेंशन ये नहीं होता कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, या इंटेंशन खाली ये होता है कि लाइफ को बेटर बनाया जा सके और जल्दी मृत्यु होने के चांसेस को कुछ हद तक कम किया जा सके और एटलीस्ट कुछ टाइम भी लिया जा सके ताकि बाकी थेरेपी अपना काम कर सके और शायद पेशेंट की जान को बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें पैलिएशन में इंक्लूडेड है। आज हम बात करेंगे पैलिएशन थेरेपी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। बेसिकली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक दवा या गुट्टी नहीं है जो हम डायरेक्टली पेशेंट को देते हैं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का निवारण करना होता है। आज उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कैंसर की बीमारी में बहुत सारे पेशेंट्स को बचा पाना अक्सर संभव नहीं होता, इसलिए पैलिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के टॉपिक में हर एस्पेक्ट जो पैलिएशन में इन्वॉल्व है उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आप अगर पेशेंट को सिम्टम्स कोई हो रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट को कोई पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए आप पेन किलर्स दे सकते हैं, चाहे ओपियोइड ग्रुप की दवाई है जैसे मॉर्फिन और फेंटेनिल है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है जैसे एसिटामिनोफेन है, पैरासीटामोल है, एनएसएड ग्रुप के मेडिसिन है, या कुछ एडजुवेंट मेडिसिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्सेंट है, ये भी पेन को कम करते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, रिलैक्सेशन थेरेपी, मसाज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट के लिए करते हैं ताकि पेन कम हो। पेशेंट को अगर पेट की कुछ प्रॉब्लम है जैसे नोजिया वॉमिटिंग है तो वहाँ वॉमिटिंग कम करने के लिए दवाई देते हैं, उसके डाइट को एडजस्ट करते हैं, अदरक वगैरह देते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, लैक्सेटिव देते हैं, फाइबर कंटेंट बढ़ाते हैं, पानी बढ़ाते हैं। डायरिया अगर तो एंटी डायरियल मेडिकेशन देते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। यदि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है जैसे सांस फूल रही है तो वहाँ ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देते हैं। खांसी है तो खांसी को कम करने के लिए आप उसको दवाइयाँ देते हैं, एंटीटसिव्स। ह्यूमिडिफाइड यानी थोड़ा सा मॉइस्चर वाली एयर देते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई और सिम्टम है जैसे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स उनको बताएंगे, फिजिकल एक्टिविटी उनको करवाएंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको देंगे। एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर है तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब करेंगे। अगर नींद का प्रॉब्लम है तो स्लीप हाइजीन टेक्निक्स उनको देंगे, इसकी मेडिसिन देंगे। इसमें सेडेटिव्स भी हो सकते हैं, मेलेटोनिन हो सकता है। तो ये बेसिकली है जो पेशेंट को तकलीफ है, सिम्टम्स है, उसको कम करना। अब मान लीजिए किसी को कैंसर का जैसे डिप्रेशन हो गया, आप उसको ठीक नहीं करोगे कि चलो कैंसर है कोई बात नहीं, तो भले कैंसर से कुछ हो नहीं हो, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेगा। अगर किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है, भले कैंसर से प्रॉब्लम हो नहीं हो रही है, खांसी खा खा के उसको लाइफ उसकी ख़राब हो जाएगी, बार बार उसको तकलीफ होती रहेगी। तो बहुत सारे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, उनको मैनेज हम करते हैं। ये सिम्टम कंट्रोल में आता है। ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि ये सिम्टम्स को खांसी की दवा दे देने से या नींद की दवा दे देने से बीमारी ठीक हो जाएगी। बस ये कि उसकी तकलीफ कम हो जाती है, उसके बाकी प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सके, उससे बेटर वे में मैनेज कर सके। इसके अलावा हम देते हैं पेशेंट को साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट, जिसमें हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, जहाँ इंडिविजुअल लेवल पर भी काउंसलिंग होती है। एंग्जाइटी डिप्रेशन अगर हो तो साइकेट्रिक ग्रुप्स में भी उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। इसके अलावा कुछ सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पेशेंट्स आपस में एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। कुछ स्पिरिचुअल केयर्स होती हैं जहाँ पे कोई प्रीस्ट है या पादरी है या कोई पंडित है, वो उनको आके एंड ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, दूसरे जन्म के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ों से भी पेशेंट को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनकी मदद करती हैं। सोशल सपोर्ट की जहाँ तक बात है, वहाँ पेशेंट को सोशल वर्क के बारे में, उनको हेल्थ केयर सिस्टम्स और बाकी सोशल प्रॉब्लम्स को मैनेज करना, उनके फैमिली को इस तरह से हेल्प करना ताकि फैमिली उनको बेटर वे में केयर कर पाए, क्योंकि कई कैंसर पेशेंट्स की हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि फैमिली केयर नहीं कर पाती। फैमिली में कई बार लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं तो भी वो केयर नहीं कर पाते, तो वो केयर गिवर कौन होगा, इसको मैनेज करना। और एडवांस थेरेपी पेशेंट को कैसी होगी, आगे उसको लाइफ उसकी कैसे होगी, उसकी एंड ऑफ लाइफ की प्रेफरेंसेस कैसे होगी, वो कितना अग्रेसिव थेरेपी कराएगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करना भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या इंटीग्रेटिव थेरेपीज़ है जैसे एक्यूपंक्चर है, मसाज थेरेपी है, म्यूजिक और आर्ट थेरेपी है, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस है जैसे योगा, मेडिटेशन, टाई ची है।
ये ओवरऑल आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए अच्छे, ये सारी चीज़ें आप अगर करते हैं तो पेशेंट की ओवरऑल थोड़ी सर्वाइवल के चांसेस और उसकी ओवरऑल लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मेंटली रिलैक्स करती है, आपके दर्द को कम करती है, एंग्जाइटी स्ट्रेस को कम करती है, कुछ सिम्टम्स को भी कम करती है। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है न्यूट्रिशनल थेरेपी, जहाँ पे आप पेशेंट को डाइटरी काउंसलिंग करेंगे कि अपने उल्टी को कैसे मैनेज करें, उनकी अगर भूख कम हो गई तो उसे कैसे मैनेज करें, निगलने की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कैसे मैनेज करें, क्या खाना है कैसे खाना है उसे कैसे मैनेज करें, अगर खा नहीं पा रहे हैं तो इंटरवीनियस कैसे देना है उसको मैनेज करें। तो ये सारी न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको पेशेंट को देनी होती है, क्योंकि कई बार कैंसर के पेशेंट्स की या तो भूख मर जाती है या वो खाना ही नहीं कर पाते हैं। दोनों ही हालत में आपको पेशेंट का न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट कैंसर से पहले न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से मर जाएगा। इसके अलावा यदि पेशेंट का अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आपको रिहैबिलिटेशन पेशेंट का करते हैं, यानी उसको फिजियोथेरेपी देते हैं जो उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं जहाँ पे पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, बाथरूम वगैरह जाना, ये सब चीज़ों को मैनेज कर सके और घर के एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर सके, अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को, लास्ट की जो थोड़े बहुत दिन की लाइफ है उसको बेटर वे में जी सके, इसको रिहैबिलिटेशन में इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा कई पेशेंट्स को आप स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी करवाते हैं, क्योंकि कई ट्यूमर वगैरह के पेशेंट्स बोल नहीं पाते, ब्रेन ट्यूमर वगैरह के खासकर पेशेंट्स लकवा वगैरह हो जाता है, तो वो अपनी बात को कैसे बता सके, क्या लैंग्वेज में पेशेंट को कम्युनिकेट करें, क्या लैंग्वेज में पेशेंट अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करें, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा हॉस्पिटल केयर में पेशेंट को एंड ऑफ लाइफ केयर दिया जाता है और मल्टीपल डिसिप्लिन एक साथ मिलके, चाहे मेडिकल थेरेपी, इमोशनल थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी, ये सारी सब चीज़ मिलके पेशेंट को केयर दिया जाता है ताकि उसकी ओवरऑल लाइफ बेटर हो सके। इसमें फिजिशियंस, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, मंदिर के प्रीस्ट और ये सारे वॉलंटियर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, ये सब मिलके काम करते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ को बेटर कर सके। इसके अलावा आप पेशेंट को कुछ और थेरेपीज़ देते हो, जैसे पैलिएटिव कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, जो कि कैंसर को क्योर नहीं करते लेकिन कैंसर के साइज को श्रिंक कर देते हैं या उसके बढ़ने को कुछ हद तक रोक देते हैं, ताकि पेशेंट की लाइफ जो हो सकता है 2-4 महीने में अगर होने वाली हो ख़राब, उसके बदले वो 1-2 साल जी सके। तो ये भी कई बार रोल होता है कि जहाँ कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं, वहाँ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देके आप पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हो, थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हो उनको, और उनकी लाइफ को सर्वाइवल के चांसेस कुछ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आप कई बार अगर किसी के पेशेंट में अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है खाने का या खाना निगलने का, या कोई नली उनकी बंद हो गई, तो वहाँ स्टेंट डाल के इंटरवेंशन करके उसे खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अन्नली बंद हो गई या बाइल डक्ट बंद हो गया, बड़ी आंत बंद हो गई, यूरेटस बंद हो गए, कोई नली बंद हो गई क्लॉट की वजह से या ट्यूमर की वजह से, तो स्टेंट डाल के खोला जा सकता है ताकि पेशेंट का खाना पीना चल सके और उसकी लाइफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से या दूसरी प्रॉब्लम की वजह से बिगड़े नहीं। इसके अलावा आप पानी निकालने का प्रोसीजर भी कर सकते हो, जैसे अगर लंग्स में पानी भर गया तो उसे निकाल सकते हैं, हार्ट के चारों पानी भर गया तो उसे निकाल सकते हैं, पेट में पानी भर गया तो उसे निकाल सकते हैं। इसे पैरासेंटेसिस, थोराकोसेंटेसिस या पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें करने से भी पेशेंट की लाइफ कुछ बढ़ सकती है। ये चीज़ें बीमारी को क्योर नहीं करती, लेकिन टाइम भी कुछ आपको टाइम बाय करने में मदद करती है ताकि बाकी थेरेपी आप पेशेंट को ऑफर कर सकें। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी पैलिएटिव थेरेपी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि कैंसर में खाली कीमोथेरेपी दे देना या दवा दे देना या सर्जरी कर देना सिर्फ यही सोल्यूशन नहीं, बहुत सारी और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि पेशेंट की लाइफ को आप बेटर बना सको या उसकी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर सको। इसके अलावा पैलिएटिव थेरेपी पर और पैलिएटिव थेरेपी पे स्टेंट्स पर और इसके बाकी जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, पैलिएटिव थेरेपी होता क्या है, ये सारी चीज़ों पर भी हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि कैंसर से संबंधित इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं।